रविवार के रोज़ पुष्पेंद्र अपने नए असाइनमेंट पर लंदन चला गया। तो दोस्तों, ये तो थी अब तक की पुष्पेंद्र की कहानी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पर एक बात तो मैं यकीन दिला दूँ कि पुष्पेंद्र की ज़िंदगी में कभी भी कुछ सिंपल नहीं होता। जो भी होता है वो कॉम्प्लिकेटेड ही होता है। लंदन एयरपोर्ट पर पुष्पेंद्र को रिसीव करने बैंक का एक कर्मचारी पैट्रिक आया। उसने अंग्रेजी में पुष्पेंद्र से कहा, आई एम योर केयर टेकर। पुष्पेंद्र समझ नहीं पा रहा था कि ये केयर टेकर क्या होता है। पैट्रिक उसका बॉस है, साथी है, ये नीचे काम करने वाला कोई कर्मचारी। पुष्पेंद्र ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, प्लीज टू मीट यू। कर्मचारी पुष्पेंद्र को लेकर बैंक की बिल्डिंग में ले गया। पुष्पेंद्र का ऑफिस 10वें फ्लोर पे था। ऑफिस ज़्यादा बड़ा नहीं था। पुष्पेंद्र को थोड़ा सफोकेशन सा लग रहा था। पंखा लंदन में बहुत कम ऑफिस में मिलता है। पुष्पेंद्र ने अपनी श्रेष्ठ इंग्लिश में कहा, प्लीज ओपन विंडो, लेट द वेदर कम इन, एंड आई वांट टू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ H2O. ऑल्सो इज देयर ए ठेला ऑफ राउंड. इतनी शुद्ध अंग्रेजी सुनकर पैट्रिक चौंक गया। बड़ी कठिनाई से उसे समझ में आया कि पुष्पेंद्र पानी पीना चाहता है और खिड़की खुलवाना चाहता है, लेकिन राउंड उसे फिर भी समझ नहीं आया। अंत में पप्पू ने अपने कंप्यूटर में उसे गोलगप्पे की फ़ोटो दिखाई, तब जाके वो समझा। 2-3 महीने तो पुष्पेंद्र को समझ ही नहीं आया कि वो यहाँ कैसे काम करे। एक दिन उसने अपने स्टाफ को बुलाया और अपनी पूरी अंग्रेजी की ताकत झोंक कर उन्हें बताया, शनिवार को जितने भी डिफॉल्टर हैं जिन्होंने लोन ले रखा है लेकिन काफ़ी समय से अदा नहीं किया है, उन सबको मीटिंग में बुलाया जाए। अगले दिन पुष्पेंद्र ने वहाँ रखा हुआ एक इनविटेशन कार्ड देखा। आज शाम को 7 बजे एक रंगारंग कार्यक्रम बच्चों के अल्फ्रेड नोबल स्कूल में होना था। अभी उसके कुछ यार दोस्त तो बने नहीं थे, बनते भी कैसे, अंग्रेजी का झंझट था। इसलिए वो शाम को उस प्रोग्राम को देखने ही चला गया। 8 बजे के लगभग कार्यक्रम में शिरकत करती एक गायिका आई। उसे देखकर पुष्पेंद्र के होश उड़ गए। वो तो राधिका ही थी, सिर्फ उसके बाल गोल्डन थे। लग जा गले की फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से पुष्पेंद्र सोचता रहा, ये कौन है? राधिका ही है क्या? पर इसके बालों को क्या हुआ? पुष्पेंद्र अपने पड़ोस में बैठे गोरे की तरफ मुड़ा और बोला, दैट इज माई फ्रेंड राधिका। नो, दैट इज मारिया। ओह नो, दैट इज माई फ्रेंड राधिका। सी देयर। गोरे ने अपनी उंगली से एक बोर्ड की ओर दिखाया जिस पे सिंगर का नाम लिखा था। वहाँ लिखा था मिस मारिया। एक पल को पप्पू को चक्कर आ गया। क्या दो लोग इतने हूबहू सेम दिख सकते हैं? मारिया ने बहुत सुंदर और बड़े तरन्नुम के साथ गाना प्रस्तुत किया, लेकिन कमाल की बात यह थी कि उसने हिंदी गाना गाया था। पुष्पेंद्र ने टूटी फूटी अंग्रेजी में मंच से आ रहे एक व्यक्ति से पूछा, आई वांट टू मीट मारिया। आई डोंट नो व्हाट यू मीन, सॉरी। पुष्पेंद्र खुद ही स्कूल की क्लासेस में झांककर मारिया को ढूंढने लगा। वहाँ एक सिक्योरिटी वाले ने उसे घूमता हुआ देखा तो उसका पीछा किया और उसे रोक लिया और पूछा, क्या कर रहे हो यहाँ? क्यों तका जाके कर रहे हो? सर्चिंग फ्रेंड मारिया। मारिया इज योर फ्रेंड? यस। लोगों ने मारिया को बुलाकर कहा, ये सज्जन आपसे मिलना चाहते थे। कह रहे हैं आपके फ्रेंड है? क्या हम लोग पहले मिले हैं? मैं तो आपको नहीं जानती, बताइए कौन है आप? यस, भरत, राधिका। राधिका? कौन राधिका? यू राधिका, सेम टू सेम। इतनी हाई इंग्लिश क्यों बोल रहे हो? मुझे हिंदी आती है, हिंदी में बात करो मुझसे। आओ मेरे साथ। मारिया उसे एक कमरे में ले गई जिसमें कुछ कुर्सियां पड़ी हुई थी। सॉरी, आपकी शक्ल मेरी परिचित राधिका से बहुत मिलती है, लेकिन राधिका तो भारत में है, वो आप कैसे हो सकती हैं? मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे चलना चाहिए। ये कहकर पुष्पेंद्र जाने के लिए मुड़ा। तभी पीछे से आवाज़ आई। पुष्पेंद्र? अपना नाम सुनकर पुष्पेंद्र ने पलट कर मारिया की ओर देखा। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? आप बहुत सीधे हैं पुष्पेंद्र जी। मैं मारिया नहीं, राधिका ही हूँ। लेकिन आपके बाल तो गोल्डन है। अरे ये विग है पुष्पेंद्र जी। कितने दिन हो गए आपको लंदन आए हुए? 1.5-2 महीने हो गए मुझे लंदन आए हुए। अगर आपने डिनर ना किया हो तो चलिए स्कूल की कैंटीन में डिनर किया जाए। चलिए, आप बहुत जिद कर रही हैं तो आपको ऑर्गेनाइज कर देते हैं। अरे बेकार की बातें मत कीजिए, मैंने आपसे बिल्कुल भी जिद नहीं की है। उल्टा आपके साथ डिनर करके मैं आपको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। बिल का भुगतान लेकिन आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें कौन सा हमें घाटा हो जाएगा।
खाना खाते हुए थोड़ा झेपते हुए पुष्पेंद्र ने राधिका से कहा। देखो राधिका, तुम्हें तो मालूम ही है कि मेरी अंग्रेजी कितनी अच्छी है, इसलिए मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहता हूँ। कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऑफिस में आकर मुझे समझा दो कि उन पत्रों में क्या लिखा है। लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो भी कहोगी। तुम्हें लंदन की मशहूर आइसक्रीम खिलाऊंगा, ठीक है? तो बताओ कल कितने बजे? 11 बजे का समय ठीक रहेगा? अगले दिन ऑफिस में आकर राधिका ने पुष्पेंद्र की भरपूर मदद की और जो पुष्पेंद्र के डाउट थे सारे क्लियर कर दिए। उस दिन सिटी बैंक के चेयरमैन से मिलने इंग्लैंड के विशिष्ट लोग आए थे। उनमें से एक थे मिस्टर रॉबर्ट। वो सीधा पुष्पेंद्र के केबिन में आ गए। दरवाज़ा नॉक करके वो अंदर आए और पुष्पेंद्र से हाथ मिलाया। उन्हें देखकर पुष्पेंद्र और राधिका खड़े हो गए। राधिका ने पप्पू के कान में कहा, ये रॉबर्ट हैं, इंग्लैंड के रिचेस्ट बिजनेसमैन। रॉबर्ट ने पुष्पेंद्र के सामने 5,000 करोड़ के लोन का प्रस्ताव रखा और मॉर्गेज के रूप में 15,000 करोड़ के हीरे रखने को कहा। उसने बताया लोन उसे महज 6 महीने के लिए चाहिए। अगर 6 महीने में वो रकम नहीं लौटा पाया तो उसके 15,000 करोड़ के हीरे फोरफिट कर लिए जाएंगे। ये बहुत बढ़िया प्रपोजल था। सिटी बैंक के हायर मैनेजमेंट को ये प्रपोजल बहुत अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत ही पुष्पेंद्र को ओके कह दिया, पर साथ में उसे बताया कि वो हीरो की जांच स्मिथ ज्वेलर से करा ले, उनसे सर्टिफिकेट ले ले। जितनी देर में पेपर तैयार हुए उतनी देर में पुष्पेंद्र और राधिका ने नीचे जाकर स्मिथ ज्वेलर्स से सर्टिफिकेट ले लिया। स्मिथ ज्वेलर्स ने बताया कि हीरे किसी भी दशा में 16,000 करोड़ से कम के नहीं हैं। पूरा ट्रांजैक्शन होने के बाद राधिका ने कहा, अरे इतनी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, एक कप कॉफी पिला दो, फिर मैं हॉस्टल चली जाऊंगी। और जरा मुझे भी देख लेने दो कि 15,000 करोड़ के हीरे कैसे होते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद राधिका हीरे पुष्पेंद्र को पकड़ाकर हॉस्टल चली गई। अगले रोज़ सुबह अनुराग का फ़ोन पुष्पेंद्र को आया। और भाई, क्या हाल है तुम्हारे? सब ठीक है ना? वैसे यहाँ तुम्हारे लिए एक ज़बरदस्त खुशखबरी है। सुना ना क्या खुशखबरी है? यहाँ मैंने भी एक ज़बरदस्त सफलता हासिल करी है। सारा मैनेजमेंट मुझसे बहुत खुश है और उन्होंने अगले महीने मुझे इंडिया भेजने का फैसला कर लिया है। अब खुशखबरी सुना। तो सुन, कल मैं राधिका के घर गया था। अंकल ने तुम्हारे और राधिका के रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। बड़ी जल्दी शहनाइयाँ बजेगी, मेरा यार दूल्हा बनेगा। राधिका भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। मुझसे कहने लगी, आपके मित्र पुष्पेंद्र बहुत सरल हैं। क्या कह रहा है तुम? लेकिन राधिका तो लंदन में है। तू किस राधिका की बात कर रहा है? क्यों? क्या तुमने 4-5 राधिका पसंद कर रखी हैं? भाई, मैं डिफेंस एनक्लेव की राधिका की बात कर रहा हूँ, जो अर्जुन सिंह की बेटी है। पुष्पेंद्र को थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी। क्या बात कर रहा है? अभी कल ही तो राधिका मेरे साथ थी। इतनी जल्दी इंडिया कैसे पहुंच सकती है? पप्पू, मेरी बाईं आंख फड़क रही है। मुझे कुछ अनिष्ट की संभावना लग रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आंखें कैसे धोखा खा सकती हैं? कल ही तो राधिका से रूबरू मिलकर आ रहा हूँ मैं। रुक, मैं अभी 10 मिनट में फ़ोन करता हूँ। आई विल कॉल यू बैक। ये कहकर तुरंत पुष्पेंद्र स्मिथ ज्वेलर्स के पास गया और हीरा दिखाकर उनसे पूछा, इन हीरे की क्या वैल्यू है स्मिथ साहब? ये हीरे कहाँ हैं? कांच के टुकड़े हैं। इनके तो कोई तुम्हें एक धेला भी नहीं देगा। पुष्पेंद्र एकदम धक्क से रह गया। इतना निराश और हताश उसने अपने आप को जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। 2 मिनट में ही वो बड़े खतरनाक और भयानक सपने देखने लगा। उसे लग रहा था जैसे उसे किसी ने आसमान से धरती पर ला पटका हो। पुष्पेंद्र ने अनुराग को फ़ोन लगाया और उससे कहा, यार अनुराग, तू मेरा यहीं लंदन में ही दाह संस्कार कर देना। इंडिया ले जाने के चक्कर में मत रहना। अनुराग अभी भी बात को गंभीरता से पूरी तरह समझ नहीं पाया था। हंसते हुए कहने लगा, अच्छा, क्या लंदन तुझे इतना पसंद आ गया जो मरना भी वहीं चाहता है? यार मेरा द एंड हो गया है। अब तो न कोई तरंग है न कोई उमंग है। मेरा जीवन एक कटी पतंग हो गया है। पुष्पेंद्र ने अनुराग को विस्तार से बताया कि क्या हुआ है। अब समझ गया ना तू? रॉबर्ट ने 15,000 करोड़ के हीरे जमा करके 5,000 करोड़ का लोन लिया। 15,000 करोड़ के हीरे वो चोटी राधिका उर्फ मारिया ले उड़ी। 5,000 करोड़ रॉबर्ट के खाते में ट्रांसफ़र हो गए, हार्ड मनी। अब क्योंकि रॉबर्ट ने बहुत ज़्यादा मॉर्गेज अमाउंट जमा कर दिया था, इसलिए वो 5,000 करोड़ के हीरे वापस मांग रहा है। और सबसे खतरनाक ये कि सिटी बैंक का हेड ऑफिस रॉबर्ट के 15,000 करोड़ के हीरे हेड ऑफिस में जमा करने के लिए कह रहे हैं। अब तू ही बता कि 20,000 करोड़ के हीरे मैं कहाँ से लाऊंगा? 15,000 करोड़ तो हेड ऑफिस में जमा करने हैं और 5,000 करोड़
रॉबर्ट को देने हैं। वो तो साला अपना दिल बहुत मजबूत है, वरना कोई दूसरा होता तो अब तक कब का निपट गया होता। अनुराग ने काफ़ी सोचने के बाद कहा, पुष्पेंद्र यार, बात तो वाकई बहुत सीरियस है, इतनी गंभीर कि उसमें कोई उपमा नहीं दी जा सकती। हो सकता है कि साढ़े साथी तेरी आखिरी परीक्षा ले रही हो, और फिर जब ये सब हो ही गया है तो सीमा पर सिपाही की तरह लड़कर जान दे। मैंने तुम्हें बताया था कि राधिका आज अपनी डिग्री लेने लंदन पहुंच रही है। एयरपोर्ट जाकर तुम उसे रिसीव कर लो और उसे हॉस्टल की जगह अपने चाचा चाची के यहाँ रुकने को कहो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये शातिर लोग राधिका से भी दुश्मनी निभाएंगे। जहाँ तक मुझे लगता है मारिया अकेले इतने बड़े खेल को अंजाम नहीं दे सकती। तू भी वहाँ से कुछ दिन के लिए कहीं और अपना ठिकाना बना ले। बैंक हरगिज़ मत जाना। मैं शाम की फ़्लाइट से लंदन आ रहा हूँ। आकर दोनों दुश्मन के खिलाफ जंग का ऐलान करेंगे। अब जो भी हो गया है वो हो गया है। अब बिल्कुल घबराना मत। अपने दोस्त के लिए जान की बाजी लगानी पड़ी तो वो भी मैं लगा दूंगा। अनुराग की बातों से पुष्पेंद्र को काफ़ी सांत्वना मिली और उसने अपने केयरटेकर को बताया कि उसे आवश्यक कार्य के लिए 1-2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। जब पुष्पेंद्र जा रहा था तो उसे रॉबर्ट के आदमी ने आकर एक निमंत्रण पत्र दिया। रॉबर्ट ने सभी गण्यमान्य लोगों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया था। पुष्पेंद्र ने राधिका को एयरपोर्ट पर रिसीव किया और रास्ते में सब बातें विस्तार से बताई। अरे बात तो बहुत गंभीर है, इतनी गंभीर कि मुझे तुमसे शादी करने पर भी पुनर्विचार करना पड़ेगा। शाम को 6 बजे अनुराग भी राधिका के घर आ गया। तीनों आधे घंटे तक विचार विमर्श करते रहे कि कैसे मारिया को सबक सिखाया जाए। राधिका ने कहा, एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि एक और लड़की है लंदन में जो एकदम मेरे जैसी लगती है। मुझे लगा वो मजाक कर रही है, पर लगता है वो सही है। मैं उस दोस्त से उस हमशक्ल लड़की का पता पूछती हूँ, हो ना हो वो मारिया ही होगी। कुछ देर अपने दोस्त से बात करने के बाद राधिका ने कहा, मिल गया उस लड़की का एड्रेस, चलो एक्शन शुरू करते हैं। वो लोग मारिया के घर पहुंच गए। पुष्पेंद्र दीवार कूदकर मारिया के घर में दाखिल हो गया और उसने मेन गेट को खोलकर अनुराग और राधिका को अंदर बुला लिया। पुष्पेंद्र ने दरवाज़ा खटखटाया। मारिया ने गेट खोला और जैसे ही पुष्पेंद्र को देखा गेट बंद करने का प्रयास किया, लेकिन पुष्पेंद्र जूते की ठोकर मारकर अंदर दाखिल हो गया। क्यों राधिका जी, आज हम पर प्यार नहीं बरसाएंगी? आपने क्या सोचा था एक बेवकूफ़ हिंदुस्तानी है, सर पीट कर रह जाएगा, अंग्रेजों के देश में कर ही क्या पाएगा? लेकिन आपने गलत सोचा था। वैसे अमूमन मैं लेडीज़ पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए मेरी आपसे इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी आप कल के चुराए हुए हीरे हमें वापस कर दीजिए। मारिया ने अपने दरबान को आवाज़ लगाई, लेकिन अनुराग हाथ जोड़ता हुआ बोला, दरबान को काफ़ी चोट लगी है, वो यहाँ तक आ नहीं पाएगा। आपने क्या सोचा था पुष्पेंद्र अकेला है? हिंदुस्तान के हज़ारों करोड़ों लोग पुष्पेंद्र के साथ हैं। फिलहाल तो मैं भी यही कहूँगा कि बात बढ़ाने की जगह आप हीरे पुष्पेंद्र को दे दें। मारिया काफ़ी डर गई थी, लेकिन फिर भी हैकड़ी दिखाती हुई बोली, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। तभी राधिका ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ मारिया के गाल पर रसीद किया। थप्पड़ इतनी जोर से लगा कि मारिया चक्कर काटकर गिर पड़ी। पुष्पेंद्र ने आदत के अनुसार चुटकी लेते हुए कहा, बड़ा सलीन मारती हो, मुझे शादी करने से पहले 10 बार सोचना। मारिया एक थप्पड़ में ही लाइन पर आ गई और बोली, मैं रॉबर्ट के लिए काम करती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो बस शीशे के टुकड़ों से हीरे बदल दिए और रॉबर्ट के हवाले कर दिए। ये सुनकर पुष्पेंद्र का दिमाग घूम गया। तो ये सारा खेल रॉबर्ट ने खुद चलाया था, खुद हीरे दिए और फिर चुरवा भी लिए। भाई ये गोरों का दिमाग गजब चलता है। आज तुम्हें पार्टी में जाना है क्या? हाँ, बुलाया है मुझे। लेकिन तुम नहीं जाओगी। फिर उन लोगों ने कम्युनिकेशन के सारे तार काट दिए। जितने भी मोबाइल लैंडलाइन थे वो सब डिस्कनेक्ट कर दिए और मारिया के हाथ पैर बांधकर उसे पलंग पर लटका दिया। अनुराग ने पूछा, तुम लोगों ने इतना बड़ा चक्कर चलाया कैसे? इसमें कोई मुश्किल नहीं था। जैसे ही हमें पता चला डफर नंबर 1 पुष्पेंद्र यहाँ जियो बनकर आ रहा है, हमने उसकी कुंडली बना ली। राधिका, इसको एक चपाट और रसीद करो। मुझे डफर नंबर 1 कह रही है। तुम्हारी कार्य प्रणाली देखकर तो ऐसा ही लगता है। सही तो कह रही है। लेकिन फिर भी एक चपाट तो बनता है। इसके बाद उन लोगों ने मारिया के मुंह में कपड़ा ठूस दिया ताकि वो शोर न मचा सके। मारिया के घर के बाहर आकर उन्होंने नेम प्लेट के ऊपर इन हटाकर आउट साइन लगा दिया। मारिया की गाड़ी की चाबी देते हुए पुष्पेंद्र ने अनुराग से पूछा, मर्सिडीज है, चला तो लोगे ना? साले हमसे गाड़ी चलाना सीखकर हमें पाठ पढ़ा रहा है। पुष्पेंद्र ने अपनी मेकअप की कला से राधिका को मारिया बना दिया। सब ने एक दूसरे को ऑल द बेस्ट कहा और अपने अपने काम को अंजाम देने चले गए। मारिया को देखकर रॉबर्ट ने हाथ हिलाया।
Come on, Maria, come on. Let's celebrate. ये कहकर रॉबर्ट ने मारिया की ओर एक ड्रिंक का ग्लास बढ़ाया। राधिका ने ड्रिंक को सिप करते हुए पूछा, अभी बैंक में हो हल्ला तो नहीं बचा? जीएम साहब के क्या हाल चाल है? मुझे नहीं लगता कि अभी तक बैंक में बम फटा है। वैसे इस पार्टी के लिए जीएम साहब को भी बुला रखा है। वो देखो आ रहा है झूमता हुआ। सामने पप्पू आ रहा था। उसकी मुस्कुराहट देखकर रॉबर्ट बोला, लगता नहीं कि बम फटा है। चेहरे से तो पता नहीं चलता। ये तो खुश नजर आ रहा है। आने तो यहीं पूछते हैं। पुष्पेंद्र ने आकर रॉबर्ट से हाथ मिलाए। रात कैसी कटी तुम्हारी? एकदम फर्स्ट क्लास। हेड ऑफिस वाले प्रशंसा करते नहीं थक रहे। अरे रॉबर्ट साहब, एक दो अपने जैसे ही केस और दिलवा दीजिए ना, फिर तो समझ लीजिए कि मेरा प्रमोशन पक्का। रॉबर्ट ने धीरे से मारिया से कहा, लगता है अभी भी हिंदुस्तान गुलाम है। डफर नंबर 1 है। राधिका ने रॉबर्ट से कहा, वो हीरे आपने हिफाजत से तो रखे हैं ना? अभी तो मेरी जेब में ही रखे हैं। एक खरीदार आ रहा है, उसे दिखाने हैं। अगर सही प्रॉफिट देगा तो 4-5 हीरे निकाल दूंगा। लो, फिलहाल तुम इन्हें अपने पास रख लो। बार बार जेब से हाथ निकाल के मिलाना पड़ता है, कहीं जेब से निकल ना जाए। ठीक है, लाओ मैं रख लेती हूँ। और वैसे भी इस सर्द रात में मैं भी थोड़ी देर इन हीरो की गर्मी ले लेती हूँ। राधिका ने तुरंत ही ये खुशखबरी अनुराग और पुष्पेंद्र को दी। पुष्पेंद्र पूरी प्लेट भरकर खाने में लगा हुआ था। अनुराग ने पुष्पेंद्र को धमकाते हुए कहा, ऐसे कह रहा है साले जैसे बारात में आया हो। चल जल्दी निकल ले भुक्कड़, काम हो गया है। क्यों, क्या तुम दोनों खाना नहीं खाओगे? अब जब पार्टी में आए हो तो खाना खाकर ही चलेंगे। घर जाकर कौन बनाने की जहमत उठाएगा? तुम्हारा पागलपन देखकर तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। देख रहे हो मौत सिर पर मंडरा रही है और खाने में लगे हुए हो। अभी रॉबर्ट को पता चल गया तो हम तीनों को गोलियों से भरवा देगा वो। रॉबर्ट ऐसा कुछ नहीं करेगा। आने वाले 2 घंटे तक तो वो अपनी पतलून उतारेगा, पहनेगा, फिर उतारेगा, फिर पहनेगा। साले ने मेरा दिया हुआ चीज़ सैंडविच जो खा लिया। अनुराग और राधिका ने देखा वास्तव में अपनी पैंट पकड़कर रॉबर्ट अंदर की ओर भागा। ऐसा क्या किया तुमने? अंग्रेजी चीज़ सैंडविच में इसने हिंदुस्तानी जमाल गोटा खा लिया है। और वो भाई साहब ने खा लिया है। साले तू है बड़ा बदमाश। मतलब हमारे पास में अब 1-1.5 घंटे और हैं। नहीं नहीं, सुबेरे निकलना। जमाल गोटे का आफ्टर इफेक्ट। गहरी नींद लेगा बेटा। हम भी राम भक्त हनुमान हैं। इस पाजी की लंका को तो उजाड़ कर ही मानेंगे। तीनों ने आराम से खाना खाया। इस बीच रॉबर्ट अनेकों बार अंदर गया और बाहर आया और अंत में निढाल होकर लॉन में ही सो गया। सारे आए हुए गेस्ट रॉबर्ट के विचित्र व्यवहार से चकित थे। रॉबर्ट के यहाँ से वापस आते समय अनुराग ने बताया कि वो सुबह 8 बजे की फ़्लाइट से इंडिया चला जाएगा। भाई ये कैसे संकट मोचन हुए तुम? मुझे मझदार में छोड़कर चले जाओगे? देख लेना, कल रॉबर्ट पूरी शक्ति से अटैक करेगा। राधिका ने भी अनुराग को 1-2 दिन रुकने का आग्रह किया। ठीक है, तू गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि तू बहुत ही उल्टे सीधे काम करता है। मैं राधिका के कहने पर रुक रहा हूँ। अब ये बताओ कि हमें कल क्या क्या करना चाहिए? अरे करना क्या है? अब जाकर सोएंगे और सुबह हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। बस तेरी इन्हीं बातों में गुस्सा आता है। मुझे रोक रहा है तो कल की स्ट्रेटजी बना। कल की क्या बनाऊँ? सूजी का हलवा? हलवा नहीं, स्ट्रैटेजी। इन तीनों ने अगले दिन की रणनीति बनाई। पुष्पेंद्र तो अधिकांश समय मोबाइल से ही खेलता रहा। अगले दिन 11 बजे रॉबर्ट, मारिया और 8-10 गनमैन धड़धड़ाते हुए 10 फ्लोर पर बने सिटी बैंक के दफ्तर में घुस गए। रॉबर्ट ने दहाड़ लगाई, साले कहाँ है पुष्पेंद्र का बच्चे? सामने आ जा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाथ जोड़ता हुआ पुष्पेंद्र रॉबर्ट के सामने आ गया। अब माई बाप सरकार, का गलती हुई गवा हमसे? कहाँ है हमारे वो 15,000 करोड़ के हीरे? वो तो माई बाप हमने हेड ऑफिस में भिजवा दिए। लोन के लिए ही तो अपने हीरो की जमानत दी थी ना, बस हमने जमा करा दिए। तो ले, अब गोलियों से छलनी होने के लिए तैयार हो जा। जैसे ही रॉबर्ट एम लगाकर गोली चलाना चाहता था, उसके सामने राधिका और अनुराग आ गए। अनुराग ने रॉबर्ट को धमकाते हुए कहा, ऐसी गलती कभी मत करना रॉबर्ट। तुम लंदन के नेशनल टीवी पर और हर न्यूज़ चैनल पर लाइव दिख रहे हो। राधिका ने वहां लगे कई टीवी सेट को रिमोट से ऑन कर दिया। टीवी चैनल पर रॉबर्ट और मारिया अन्य गनमैन के साथ दिखाई दे रहे थे। ये देखकर रॉबर्ट की रूह तक कांप गई। ये तो तुमने देखा न्यूज़ चैनल का हाल, अब देखो सीसीटीवी पर हमारी तैयारी है। इस बार राधिका ने दूसरे रिमोट से सीसीटीवी चालू कर दिया। रॉबर्ट ने देखा चारों ओर पुलिस ही पुलिस। रॉबर्ट समझ गया कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, वो खत्म हो चुका है।
लेकिन पुष्पेंद्र के लिए उसके दिल में इतनी कटुता थी कि उसने दौड़कर पुष्पेंद्र को गोदी में उठा लिया। अरे अरे क्या कर रहा भैया, गुलगुली होती है, क्या करने जा रहे हो भैया, जरा रुको, उतार दो हमें। रॉबर्ट ने दौड़ के पुष्पेंद्र को 10वें माले की खिड़की से नीचे फेंक दिया। राधिका और अनुराग चीखते रह गए। राधिका ने भी 10 माले से कूदने का प्रयास किया, लेकिन अनुराग ने उसे पकड़ लिया। लंदन पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और उसने आनंद फानन में मारिया, रॉबर्ट और उसके गैंग के सभी सदस्यों को अरेस्ट कर लिया। राधिका बहुत देर तक पुष्पेंद्र की याद में रोती रही। अनुराग भी बहुत दुखी था कि उसका बेस्ट फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। ऑफिस के कर्मचारी भी बहुत दुखी थे क्योंकि पुष्पेंद्र उल्टी सीधी इंग्लिश अपनी खुश मिजाजी से सबका दिल जीत लेता था। चलो राधिका, मैं तुम्हें नानी या चाची के यहाँ छोड़ देता हूँ। गाड़ी स्टार्ट करते हुए अनुराग ने कहा, देखो तुम्हारी तो पुष्पेंद्र से महज 1-2 मुलाकातें ही हुई है ना, तभी तुम उसे कितना मिस कर रही हो। लेकिन मैं तो उसका फायर ब्रिगेड था, 8वीं कक्षा से उसके साथ था। यार तो मुझे बहुत याद आएगा। उसी समय पीछे से एक भारी भरकम आवाज़ आई। कौन मर गया भाई, किसकी बातें कर रहे हो तुम लोग? उसने दोनों के कंधों पर हाथ रखा। राधिका और अनुराग बहुत बुरी तरह डर गए। उन्होंने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। साले तू मरा नहीं? मरता कैसे, तेरी यारी और राधिका की चाहत ने बनने नहीं दिया। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? यारों, नीचे मैट्रेस का ट्रक खड़ा हुआ था, उन्होंने उस पर मुझे फेंक दिया। मुझे तो बहुत गुलगुली सी लगी। साले गुलगुली के बच्चे, हमारी जान निकल गई थी। राधिका का रो रो कर बुरा हाल था। अब तुझे ले चल के बांध की तेरी पिटाई करेंगे। वैसे एक बात और बतानी है तुम्हें, तुम जो अंधविश्वास के चक्कर में पड़े रहते हो ना, वो कितना गलत है। बच्चे, तुम्हारी 7.5 1 महीने पहले ही खत्म हो गई थी। तुम पर असली संकट तो 7.5 खत्म होने के बाद में आया है, समझे? हमारी आगे आने वाली कहानियों के कुछ अंश। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पद्मिनी और स्नेहा की धमनियों में रक्त जम गया। गाड़ी के थोड़ा आगे एक पीपल का पेड़ था। स्नेहा ने गौर से देखा तो उसे लगा जैसे पेड़ के पीछे 2 आंखें उसे देख रही हैं। धीरे धीरे उसे एक औरत के बाल नजर आने लगे। फिर पेड़ के पीछे से एक औरत का सर बाहर निकला। उसने बड़ा सा टीका लगा रखा था। अंधेरे के कारण चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। वो आकृति धीरे धीरे चलते हुए कार की तरफ बढ़ने लगी। चलते चलते वह औरत कुछ गुनगुना रही थी, जैसे बच्चों की कोई लोरी। उसके सफ़ेद बाल चेहरे पर झूल रहे थे। कुछ पल के लिए वक्त जैसे ठहर गया। कहानी पूनम सिंह 62 के कुछ अंश। मिस्टर सिंह ने पूनम को गले से लगा लिया। यही तो तुम्हारी अदा है, कितना कुछ करती हो और फिर सारा क्रेडिट मुझे दे देती हो। जाने कब साथ चले थे हम, कल ही की बात लगती है। हमारे इस सफ़र में न जाने कितने मोड़ आए। मुड़कर देख रहा था वो रास्ते जो हम पीछे छुपाए, लेकिन अब तो मंजिल साफ दिखती है। तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ और तुम साथ हो तो न जाने कितनी दूर तक और चल सकता हूँ। देख रहा हूँ वो दूर जाते हमारे कदमों के निशान बीते कल को छू कर आते हैं। नमस्कार, मैं कोई वक्ता नहीं। मुझे तो बस इतना कहना है कि यह कार्य मैंने अकेले नहीं बल्कि जेटली, जो शायद उनका असली नाम नहीं है, के साथ मिलकर किया है। और इस काम को करने में मुझे हिम्मत दी है मेरे सिंह साहब और बच्चों ने, जिन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया है। हमें बस थोड़ा बहुत हर फ्रंट पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। थोड़ी बहुत हिम्मत, उत्साह और आपस में एकता हर काम को आसान बना देती है। और सबसे विशेष बात तो ये है कि जब आप रोज़मर्रा के रूटीन से हटकर अपने परिवार, अपनी सोसाइटी या अपने देश के लिए कुछ करते हैं, तो आपके दिल में एक अनोखी खुशी और संतुष्टि प्राप्त होती है। लगता है हमने कुछ विशेष किया है। कहानी एक रात के कुछ अंश। ठीक है, तो सुनो, मैं अपने जीवन को 4 फेज़ में डिवाइड करना पसंद करूँगी। पहला बचपन, जिसकी अब हल्की हल्की यादें शेष है। दूसरा फेज़ मेरा अपनी सहेलियों के साथ बीता, लेकिन फिर भी न जाने क्यों कुछ सूना सूना, कुछ मिसिंग सा लगता था। फिर मेरी दोस्ती तुम कमीनों से हो गई।
शुरू में थोड़ा अलग सा लगा, लेकिन जब तुम लोग मुझसे कहते थे कि तुम लोगों ने दोस्ती केवल इस वजह से की है कि तुम 3 थे और 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है, तब मुझे बहुत गुस्सा आता था। समय के साथ हम लोगों की आपस में निर्भरता बढ़ती गई और बाद में कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था जब हम लोग आपस में ना मिलते हो। मुझे प्रतीत होने लगा कि अब मेरा जीवन मुकम्मल हो गया है, लेकिन जैसे नदी में लहरें आती रहती हैं उसी तरह जीवन में भी नयापन होता रहता है। मेरे जीवन का नया चौथा फेज शुरू हो गया। मेरे विवाह की तैयारी होने लगी। फिर डेस्टिनेशन पेरिस का ज़बरदस्त टर्न आ गया और मुझे 15 दिनों के लिए मॉरिशस आना पड़ा। वो हमारे बीच नहीं थी, पर उसकी यादें, उसकी महक, उसकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा याद आ रहा था। तेरे आने की आस है ए दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है, ये रात क्यों डराती है, तू कहीं नहीं है मगर हमें क्यों लगता है कि तू यहीं आस पास है ए दोस्त। आगे आने वाली कहानी अनामिका के कुछ अंश। जस्टिस अनामिका, ये सही है कि तेज प्रताप और ऐश्वर्या के विवाह में रुपयों या किसी अन्य सामान का लेन देन नहीं हुआ था, लेकिन इसका कारण यह नहीं था कि तेज प्रताप इतने आदर्शवादी थे कि उन्होंने दहेज में कुछ भी लेने से मना कर दिया। दरअसल ऐश्वर्या बहुत रईस घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इनके पिताजी ने तेज प्रताप की कुंडली निकलवाई थी। ऐश्वर्या के पिताजी सूर्य प्रकाश जान गए थे कि तेज प्रताप नंबर 1 का लालची और नाकारा व्यक्ति है। उसे किसी भी एंगल से ऐश्वर्या से प्रेम नहीं है। वो ऐश्वर्या से केवल धन के लालच में शादी करना चाहता है, लेकिन उसके प्रेम जाल में फंसी ऐश्वर्या तेज प्रताप की चाल को समझ नहीं पाई और चेकमेट हो गई। जैसे मछलियाँ शिकारी के जाल में फंसती चली जाती हैं, वैसे ही ऐश्वर्या भी फंसती चली गई। मेरे हिसाब से आप लोगों की उम्र 80-85 साल से कम नहीं होगी। ऐसा क्या था इस मुकदमे में जो आप लोग दोनों दिन दौरान मुकदमा आकर बैठ जाते थे और बड़े ध्यान से मुकदमे की कार्यवाही देखते रहते थे? अगर मैं सही सोच रही हूँ तो आप लोग ऐश्वर्या के माता पिता मिस्टर और मिसेस कपूर हैं। ऐसी भी क्या जिद थी? आप लोग उसे माफ भी तो कर सकते थे। एक गलती की सज़ा 33 वर्ष नहीं होती, उम्र कैद भी 20 साल में ही खत्म हो जाती है।